देखिए साबूदाना कैसे बनता है। दोस्तों क्या आपको पता है व्रत के दौरान चाव से खाने वाला साबूदाना बनता कैसे है? क्या आपने कभी सोचा ये साबूदाना आखिर पेड़ पर उगता है या किसी और चीज से तैयार किया जाता है? कहीं इसे मोतियों की तरह सीप से तो नहीं निकाला जाता? हकीकत जानकर आप भी बहुत चक्के रह जाएंगे। इसलिए तो आज की वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि आखिरकार साबूदाना बनता कैसे है और ये भारत में कब और कैसे आया। साथ ही ये भी जानेंगे कि इसे व्रत में खाना सही भी है या फिर नहीं। बस इसके लिए बने रहिएगा वीडियो में अंत तक हमारे साथ। वेल तो दोस्तों सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये साबूदाना ना तो किसी खेत खलियान में बनता है, ना ही इसे किसी पेड़ पर उगाया जाता है, बल्कि इसे बनाया जाता है। और इसे बनाने का काम कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसे बनाने में सबसे बड़ा खेल सागो पाम नाम के इस पेड़ का होता है। इस पेड़ के तने के गूदे से ही साबूदाना तैयार किया जाता है। जी हाँ, ताड़ की तरह दिखने वाला इस पूर्वी अफ्रीका के पेड़ के टेपियाका रूट यानी कि कसावा रूट को पीसकर उसे गर्म करके साबूदाना बनाया जाता है। हालांकि भारत में इसे बनाने का प्रोसेस काफी लंबा है, क्योंकि आपको जानकर हैरानी होगी कि पहले ये पेड़ भारत में मिला ही नहीं करते थे। इनका ओरिजिन अमेरिका में हुआ था, वहाँ से ये अफ्रीका पहुंचे और फिर 19वीं सदी के बाद इनकी भारत में एंट्री हुई। आज ये भारत के आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु और नागालैंड में इनकी जमकर खेती की जाती है। सागो पाम में मिलने वाला कसावा रूट आपको बहुत शकरकंद की तरह लगेगा, जिसमें मौजूद कार्बोहाइड्रेट, विटामिन सी और कैल्शियम की अधिक मात्रा इसे पौष्टिक बनाती है। यही कारण है कि दोस्तों जब बात साबूदाना की आती है तो इस पेड़ की जड़ को छोड़कर इसके पेड़ की कोई जरूरत नहीं होती। इन जड़ों को काटने के बाद इन्हें ट्रक में लादकर फैक्ट्री की तरफ रवाना कर दिया जाता है, जहाँ पर असली खेल शुरू होता है। वैसे तो साबूदाने की कहानी सागो नाम के पेड़ के जड़ से शुरू होती है, लेकिन साबूदाना की शक्ल देते देते इसकी दंस्ता धीरे धीरे पेचीदा होना शुरू हो जाती है, क्योंकि देखने में ये जितना आसान लगता है, इसे बनाना उतना ही डिफिकल्ट होता है। जहां सबसे पहले फैक्ट्री में पहुंचकर इन ट्रकों को अनलोड किया जाता है और फिर एक कन्वेयर बेल्ट की मदद से इन रूट को मैकेनिकल स्क्रबर मशीन में ट्रांसफॉर्म किया जाता है। इस मशीन का काम कुछ और नहीं बल्कि इन रूट के ऊपरी छिलकों और उस पर जमी धूल को साफ करना होता है, जिसके बाद इनकी धुलाई पुछाई होती है ताकि रूट पे चिपकी अन्य गंदगी भी साफ हो जाए। एक बार जब ये रूट अच्छी तरह साफ हो जाती है तो इनके छिलके उतारने की बारी आती है, जिसके लिए इन्हें कन्वेयर बेल्ट के जरिए मैकेनिकल पिलर मशीन की तरफ भेजा जाता है, जहाँ पर ये मशीन इनके छिलकों को एक एक करके उतार देती है। और ये कैसे करती है चलिए आप भी देख लीजिए। इस प्रोसेस के बाद दोस्तों ये रूट पूरी तरीके से साफ हो चुके होते हैं और फिर इन्हें दोबारा साफ पानी से धोया जाता है। साथ ही इसमें बचे इक्का दुक्का छिलकों को वहाँ मौजूद कर्मचारी हाथों से निकाल दिया करते हैं। छिलका निकालने के बाद अब ये कसावा रूट अंडे की तरह नजर आने लगते हैं, जिन्हें कन्वेयर बेल्ट के जरिए हल्के पानी के साथ क्रशिंग मशीन में डाल दिया जाता है और फिर बाहर निकलता है कुछ इस तरह से दिखने वाला सफेद सफेद दूध जैसा पेस्ट। परंतु ये काम अभी खत्म नहीं हुआ है। इसमें मौजूद फाइबर और स्टार्च को निकालने के लिए छन्नियों का यूज किया जाता है और फिर इन्हें फिल्टर किया जाता है ताकि कोई भी सॉलिड पार्टिकल इसके अंदर भूल से भी ना रह जाए। दोस्तों अब ये पेस्ट खाने लायक हो जाता है, लेकिन इसे ऐसे ही नहीं खाया जाता है। पहले इस पेस्ट को एक बड़े से कंटेनर में जमा किया जाता है और 8 से 10 घंटे तक इन्हें सुखाया जाता है, जिसके बाद ये कसावा रूट जमकर पत्थर की तरह बन जाती है, जैसे कि कोई मार्बल स्टोन हो। इसके बाद इन्हें ग्राइंड करने के लिए ग्राइंडिंग मशीन में भेजा जाता है और फिर इन्हें एक गोलाकार दाने बनाने वाली मशीन के अंदर डाला जाता है और फिर ये मशीन इन्हें छोटे छोटे दानों में कन्वर्ट करके बाहर निकालती है, बिल्कुल एक्चुअल साबूदाने के साइज जितना छोटा। हालांकि ये दाने अभी नाजुक होते हैं और इन्हें टूटने का खतरा होता है, इसलिए इन दानों को रोस्टिंग मशीन में डाल दिया जाता है, जिससे इनकी नमी खत्म हो जाती है और ये कड़े हो जाते हैं। एक बार कड़े हो जाने के बाद इन साबूदाने को एक कॉलिंग प्रक्रिया से गुजारा जाता है, जहां पर इन्हें 4 घंटे तक ठंडा किया जाता है और फिर इन्हें ड्राई करके इनकी एक्स्ट्रा नमी निकाल दी जाती है। अब बारी आती है इनके साइज चेक करने की, जहां पर साइजर मशीन के थ्रू इन्हें 1 mm से 7 mm तक ग्रेड दी जाती है, जिसके बाद लीजिए आपका ये साबूदाना खाने लायक तैयार है। बस जरूरत है तो इनको पैक करने की और इसके लिए इन्हें सबसे पहले एक जगह पर बल्क में कलेक्ट कर लिया जाता है और फिर इन्हें पैकिंग मशीन में डाल दिया जाता है और सुविधाजनक पैक्स में एयर टाइट करके हमारे आपके लिए उतार दिया जाता है। वेल दोस्तों इस पूरी प्रक्रिया से गुजरते हुए साबूदाने के बारे में आप ये तो समझ गए होंगे कि ये कोई नॉन वेजिटेरियन नहीं बल्कि वेजिटेरियन चीज है, लेकिन इसे व्रत में खाना सही है। वेल वैसे कई लोग साबूदाने को व्रत में खाना पसंद करते हैं, तो वहीं कुछ लोगों को इसे व्रत में खाना पसंद नहीं, क्योंकि उनकी माने तो साबूदाने को तैयार करने के दौरान जब कसावा को लंबे समय तक पानी में डालकर रखा जाता है तो कई बार इसमें कीड़े लग जाते हैं और पानी भी सड़ जाता है। ऐसे में तमाम लोगों का मानना है कि साबूदाने को व्रत में नहीं खाना चाहिए। वैसे आपको इसके बारे में क्या ख्याल है, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों ये तो होगी साबूदाना बनाने की प्रक्रिया की बात। अब चलिए आपको एक और ऐसे ही न्यूट्रिशंस और मिठास से भरपूर प्रोडक्ट के बनने से रूबरू करवाते हैं, जैसे हम डेट्स यानी कि खजूर कहा करते हैं। मिनरल, आयरन, कैल्शियम, फाइबर जैसे न जाने कितने कमाल के गुणों से ये युक्त ये बेशकीमती फल हमारे शरीर के लिए किसी ब्रह्मास्त्र से कम नहीं, जिसकी हीलिंग पावर बेहद उम्दा है। यहाँ तक कि दोस्तों इसके इतने अधिक हेल्थ बेनिफिट्स है कि अगर हम उसे गिनने बैठे तो यकीनन सुबह से शाम हो जाएगी। इसलिए बिना आपको बोर किए चलिए ले चलते हैं इनके फार्मिंग सेक्शन की तरफ, जहाँ से इसकी शुरुआत होती है, या फिर यूं कहें जहाँ इसकी फार्मिंग होती है। दोस्तों सबसे पहले स्थानीय जलवायु और वातावरण के तौर तरीकों पर गौर करते हुए आधुनिक टेक्नोलॉजी के जरिए लैब्स में इसके हाई क्वालिटी टिश्यू तैयार किए जाते हैं, ताकि क्लाइमेट के हिसाब से खजूर की अच्छी खेती की जा सके और ये पूरा का पूरा प्रोसेस वैज्ञानिक तौर तरीके से अंजाम दिया जाता है। इन लैब्स में एक्सपर्ट्स द्वारा खजूर के छोटे छोटे प्लांट्स को तैयार करके कुछ महीनों तक उनकी विधिवत देखभाल की जाती है और जब ये पौधे प्लांटेशन के लिए रेडी हो जाते हैं तभी इन्हें लैब्स की नर्सरी से निकालकर खेतों में लगा दिया जाता है। बस अब इंतजार करना होता है तो सही वक्त का, यानी कि दोस्तों इन पौधों के बड़े होने का लगभग 2 सालों
सालों बाद ये पेड़ कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं, जहाँ कुछ ही समय बाद सैकड़ों हजारों किलो खजूर अपनी मिठास छोड़ने वाले हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ सिर्फ इनके खजूर लगने का इंतजार नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसके लिए एक प्रोसेस होता है जिसे आम भाषा में हम पॉलिनेशन कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये पॉलिनेशन ही होता है जिसके जरिए हम नर और मादा खजूर के पेड़ों को क्रॉस करवाते हैं। इसे कुछ ऐसे समझे जैसे मादा एक फीमेल खजूर का पेड़ होता है और नर मेल खजूर का। यहाँ फीमेल खजूर के पेड़ में एक फूल खिलता है जिसमें नर यानी कि मेल खजूर के पेड़ का पॉलन निकालकर उस मादा फूल में कुछ इस अंदाज में रखकर बांध दिया जाता है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि दोस्तों हर नर खजूर की अपनी अलग किस्म होती है जिसे हम स्पीशीज कहते हैं, जिसमें फल लगने के लिए इसे फर्टिलाइज करना बेहद जरूरी होता है। बस अब कुछ हफ्तों के इंतजार के बाद खजूर के पेड़ में हरे रंग के कच्चे फल लहराने लगते हैं, जो कि गल्फ देशों में झुलसा देने वाली धूप को झेलकर भूरे रंग में कुछ इस तरह से पक जाते हैं। रंग बदलने के साथ इनमें वो मिठास भी आने लगती है जिसके हम इंडियन इतने दीवाने हैं कि पूरी दुनिया में खजूर के सबसे बड़े खरीदार के तौर पर बदनाम है। आखिरकार जब खजूर अच्छे से पक चुके होते हैं तो फार्म हाउस में काम कर रहे वर्कर्स इन्हें बड़ी सावधानी से एक एक करके अपने हाथों से तोड़ते हैं। छोटे या घुमावदार पेड़ों पर लगे खजूर को तो ये लोग पलक झपकते तोड़ लेते हैं, मगर जब बात पुराने और विशालकाय पेड़ों की आती है तो फिर इन्हें ऊंचे लगे खजूरों को लपकने के लिए हाइड्रोलिक एलिवेटर का सहारा लेना पड़ता है। खजूरों की इस ताबड़तोड़ हार्वेस्टिंग के बाद इन्हें लाखों टन की संख्या में लोड करके आगे की प्रोसेसिंग के लिए डेट्स प्रोसेसिंग फैक्ट्रीज की ओर रवाना किया जाता है, जहां सबसे पहले इन बेशकीमती खजूरों की धुलाई और सफाई की जाती है। एक बार ये अच्छे से काम हो जाने के बाद वर्कर्स इन डेट्स को इनके साइज, क्वालिटी एंड क्वांटिटी के हिसाब से छटाई करके इनकी ग्रेडिंग करते हैं, ताकि जो खजूर जितना अच्छा ग्रेड का होगा मार्केट में उसकी कीमत उतनी ही ज्यादा होगी। उधर इनकी ग्रेडिंग करके इन्हें क्वालिटी कन्वेयर के जरिए वॉशिंग यूनिट की तरह डिस्पैच कर दिया जाता है, जहां पर इनकी आखिरी बार अच्छे से धुलाई होती है और फिर एक रोलिंग ब्रश से नीचे से गुजारते हुए ये सुखाया जाता है। ऐसे में अगर भूली भटकी कोई गंदगी या बैक्टीरिया इस पर रह भी जाता है तो उसे हाई प्रेशर एयर के नीचे आकर निकलना ही पड़ता है। एक प्रॉपर सफाई के बाद इन खजूरों को लाइन बाय लाइन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेस लेजर चैम्बर में भेजा जाता है, जहां हर एक खजूर की 360 डिग्री तक प्रॉपर स्कैनिंग की जाती है। उनके अंदर लगे अन्य बैक्टीरिया के साथ साथ एक एक मिट्टी या फिर कंकड़ के टुकड़े को भी चेक किया जाता है, और अगर कुछ होता है तो उसे यूवी लाइट के जरिए वहीं पर खत्म कर दिया जाता है। लेजर किरणों से बचकर निकलते हुए अब ये 100% शुद्ध और तरोताजा खजूर आपके खाने के लायक हो जाते हैं, जिन्हें आगे पैकेजिंग यूनिट की तरफ रवाना कर दिया जाता है, जहां अलग अलग क्वांटिटी में इन्हें पैक करके दुनिया भर के कोने में भेज दिया जाता है। वेल तो दोस्तों, कुछ इस तरह से आपके पसंदीदा खजूर आप तक पहुंचते हैं जिसकी कीमत की फिक्र न करते हुए हम इंडियन इसे चाव से खाना पसंद करते हैं।